नमस्कार दोस्तों, मैं कमल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है MSP। अब MSP के बारे में हम समझेंगे कि सबसे पहले हम समझेंगे कि MSP है क्या, दूसरी बात समझेंगे MSP की सबसे पहले शुरुआत कहां पे हुई, और तीसरी बात MSP तय कौन करता है, और चौथी बात जो फसलें हैं कौन कौन सी फसलें हैं जो MSP के दायरे में आती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि दिमाग में ये टर्म आता है कि MSP क्या है, MSP का मतलब क्या है। तो इसको हम समझने से पहले हम समझते हैं MSP का पूरा नाम क्या है। तो MSP का पूरा नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और हिंदी में इसको बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये इसका हिंदी नाम। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इसका मतलब समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। तो 1947 के बाद आपको बता दें हमारे देश में फसल का इतना उत्पादन नहीं हो पाता था कि हमारे देश के लोगों का ही भरण पोषण हो पाए। तो फलतः क्या हुआ, देश में भुखमरी बहुत ज्यादा फैलने लगी और लाखों लोग जो है हर वर्ष भुखमरी से मर जाया करते। तो सरकार के लिए एक समस्या पैदा हो गई कि कैसे, और वो क्या करते थे, पहले आयात करते थे गेहूं का, दूसरे देशों से आयात करते थे। अब आयात करने से क्या होता था, हमारे देश पे जो है अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा था, क्योंकि हमें क्या है दूसरे का एहसान लेना पड़ता था। इस समस्या को छुटकारा पाने के लिए सरकार है जो 1960 में, भारत सरकार 1960 में एक कॉन्सेप्ट लेके आई जिसका नाम था हरित क्रांति। जी हाँ, हरित क्रांति का डायरेक्ट इससे संबंध है, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। ठीक है, हरित क्रांति का कॉन्सेप्ट लेके, हरित क्रांति का मतलब यह है जो किसान, जो भारत के जो किसान हैं वो पहले क्या कर रहे थे, पुरानी पद्धति से क्या कर रहे थे, कृषि कर रहे थे, तो उनका उत्पादन कम हो रहा था। तो वो उन्होंने कृषि हरित क्रांति के तहत क्या कहा कि आप उन्नत किस्म का इस्तेमाल, उन्नत बीज का इस्तेमाल कीजिए। दूसरी चीज, कीटनाशकों का प्रयोग कीजिए, और नई तकनीक इन सभी का प्रयोग कीजिए। तो इन सभी का प्रयोग किया किसानों ने, और इसका यह परिणाम हुआ कि हमारा जो फसल उत्पादन था वो एकदम से बढ़ गया। और फसल उत्पादन बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अब हमको, हमारी जो सरकार है उसको बाहर से अनाज आयात करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। अब सरकार की जो समस्या थी वो तो यहाँ पे दूर हो गई, लेकिन किसानों के लिए, जो किसान थे भारत के, उनके लिए समस्या बढ़ गई। अब कैसे बढ़ गई ये तो आपको पता ही है कि अगर किसी भी बाजार में, अगर हम बाजार में बात करें तो किसी भी वस्तु अगर ज्यादा उत्पादन हो जाए तो उसकी कीमत में अपने आप गिरावट आ जाती है। तो यही काम हुआ किसानों के साथ कि उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया, उनकी लागत भी इन चीजों से बहुत ज्यादा लगने लगी, लेकिन मार्केट में उनको जब ये फसल को बेचने जाते तो इनको वो कीमत ही नहीं मिल पाती, तो इनकी अब लागत भी नहीं करी, तो किसान की हालत और ज्यादा खराब होगी। तो अब ये किसान क्या करने लगे, आंदोलन करना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या, आंदोलन करना शुरू कर दिया। जब आंदोलन करना शुरू किया तो सरकार ने उस टाइम पे, 1964 की बात मैं आपको बता रहा हूं, 1964 में जब उस टाइम पे भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी, तो उन्होंने क्या किया, एक कमेटी तैयार की। लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्या है, एक कमेटी तैयार की। उस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे LK झा। LK झा उस कमेटी के अध्यक्ष थे। अब LK झा के नेतृत्व में ये कमेटी बनाएगी। ये कमेटी का काम क्या था, इस कमेटी का काम था किसानों की जो फसल थी उसका मूल्य निर्धारित करना। तो यहीं से शुरुआत हुई है MSP टर्म की। तो किसान की जो फसल है उसकी कीमत का निर्धारण जो करती है वो MSP कहलाती है। ठीक है, अब ये जो फसल का जो कीमत जो होती है वो कब मिलती है किसानों को, तो वो मिलती है फसल उत्पादन के पहले ही। क्लियर, यानी कि ये सरकार के द्वारा एक गारंटी दी जाती है जिस तरीके से कि अगर आपकी फसल, जैसे सरकार ने तय कर दी कि 1000 रुपए प्रति क्विंटल बिकेगी, तो 1000 से कोई भी जब ये बाजार में बेचने जाएंगे तो 1000 से नीचे कोई भी बोली नहीं लगाएगा। 1000 से ऊपर कितनी भी चली जाए, लेकिन इसका जो कम से कम जो प्राइस होगा वो कितना होगा, वो होगा यहाँ पे कितना, 1000 रुपए। ठीक है, तो 1000, तो ये जो है जो गारंटी जो किसानों को दी जाने लगी, इसी को नाम दिया गया MSP। तो MSP कुछ नहीं है, MSP का मतलब ये है कि किसानों को जो उसकी फसल की जो कीमत की
जो गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है उसी को बोला जाता है एमएसपी। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो एमएसपी है वो कब लागू हुई, तो वो लागू हुई थी सबसे पहले एमएसपी लागू हुई थी 1967 में, और वो हुई थी गेहूं की फसल पे। गेहूं की फसल पे सबसे पहले एमएसपी लागू किया गया था। उसके बाद क्या हुआ ये भी हम बताएंगे। एमएसपी जैसे ही अब गेहूं की फसल पे एमएसपी लागू हुआ तो इससे भी समस्या एक उत्पन्न होगी। ये समस्या उत्पन्न होगी, सभी जितने भी जो किसान थे उन्होंने क्या कर दिया कि गेहूं की फसल करना प्रारंभ कर दिया और फसल को कम करना प्रारंभ कर दिया। इससे क्या है, गेहूं की फसल पे जो है सभी गेहूं की फसल करने लगे तो और फसलों में क्या है, फिर से उनके उत्पादन में क्या है, गिरावट आ गई। तो सरकार ने फिर क्या किया, और भी फसलों को इसमें जोड़ दिया। तो इस तरीके से शुरुआत हुई एमएसपी। एमएसपी तय कौन करता है और एमएसपी तय कैसे होता है, दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एमएसपी तय कौन करता है। तो एमएसपी तय करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जिसको बोलते हैं सीएसीपी जो है वो क्या करता है, एमएसपी का निर्धारण करता है। यानी कि जो सुझाव दिए जाते हैं वो किसके तहत दिए जाते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा दिए जाते हैं। पहले इसका जो नाम था, कुछ सालों पहले उसका नाम था कृषि मूल्य था, बाद में इसमें लागत जोड़ दिया गया तो इसका नाम पड़ गया कृषि लागत मूल्य आयोग। अब ये कृषि लागत मूल्य आयोग जो संस्था है वो किसके तहत कार्य करती है, ये संस्था करती है कृषि मंत्रालय के तहत संस्था ये कार्य करती है, कृषि मंत्रालय के तहत ये कार्य करती है। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर होगी कि जो एमएसपी का जो निर्धारण करता है वो कौन करता है, यानी जो सुझाव होते हैं वो किसके होते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के होते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कैसे होता है। तो देखो, कृषि जो एमएसपी तय करने का जो तरीका होता है वो ऐसे ही नहीं है कि किसी सरकार ने अपने वैसे मुंह उठाया और बोल दिया कि 1000 2000 इतने क्विंटल, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ कैलकुलेट किया जाता है, एक एक चीज समझी जाती है। तो सबसे पहले वहां पे समझा जाता है क्या कि परिश्रम यानी पारिश्रमिक जो होता है, जो उसकी जो मजदूरी होती है किसान की, वो कितना लगा। ठीक है, दूसरा राजस्व, ठीक है, और कृषि में लागत कितना खर्चा आया, मशीनी लागत अगर वो मशीन से कर रहा है तो उसमें कितने खाद यूज हुए, कितने कीटनाशक यूज हुए, तो इस तरीके से इन सब को, और भी हैं, इन सब को क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, सबको कैलकुलेट किया जाता है कि किसान का लगभग एक क्विंटल उत्पादन में कितना खर्चा आ जाता है। तो इस तरीके से जो है उसकी जो कीमत है वो डिसाइड की जाती है। तो इस तरीके से की जाती है। तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कितनी फसलों को यहां से ये बात सही नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएसपी तय कौन करता है और एमएसपी तय कैसे होती है, दोनों चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एमएसपी तय कौन करता है। तो एमएसपी तय करने का जो काम है वो करती है यहां पे एक संस्था जिसका नाम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसका नाम जो है वो है सीएसीपी जिसे बोलते हैं। तो सीएसीपी जो है वो क्या करती है, वही एमएसपी तय करती है, यानी कि जो सुझाव जो देती है वो सीएसीपी देती है, यानी कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अब ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो संस्था है वो किसके अंतर्गत कार्य करती है, वो करती है कृषि मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ये संस्था जो है कार्य करती है।
यही संस्था जो है मूल्य का निर्धारण करने का सुझाव देती है कि इतनी एमएसपी किसानों को मिलनी चाहिए। अब कैसे ये पता लगाती है जो संस्था जो सीएसीपी है, वो कैसे पता लगाती है कि किसानों को कितना एमएसपी मिलना चाहिए? क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं कि वैसे ही बोल दिया अपने मन में जो आया कि चलो ठीक है इतना इतना, ऐसे कुछ नहीं होता। सब कुछ यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट किया जाता है। पहले उसका देखा जाता है कि कितना एमएसपी किसानों को उचित मिलना चाहिए जिससे उनको नुकसान ना हो। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले वो लोग यहाँ पे वो देखते हैं कि मशीनी लेबर कितनी लगी किसान की, मशीनी लेबर, ठीक है, और उसका जो है जैसे उसने कोई ब्याज राजस्व जो उसे खेती पे देना पड़ता है, राजस्व देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है वो, ठीक है। और यहाँ पे और भी है, जैसे उसने कितने कीटनाशक में कितना खर्चा आ जाता है, तो ऐसे सब कुछ उसमें क्या है कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद ये सब कुछ इसमें क्या किया जाता है, देखा जाता है। उसके बाद जो है इसकी कीमत डिसाइड की जाती है कि जो कृषि की जो लागत है वो कितनी होनी चाहिए। और ये जो लागत है वो फसल बोने के टाइम पर ही डिसाइड कर ली जाती है, ये नहीं कि बोने के बाद। इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन सी फसलों पर एमएसपी मिलती है। तो एमएसपी यहाँ पे लगभग 22+1 यानी कि टोटल 23 फसलों पे क्या है एमएसपी मिलती है। एक फसल को मैं अलग क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो गन्ना जो फसल है, जो गन्ना है उसकी एमएसपी भी उसको मिलती है, लेकिन उसकी एमएसपी सीएसीपी डिसाइड नहीं करता, उसकी एमएसपी गन्ना आयोग डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये अलग है, एक गन्ना आयोग जो है वो इसकी एमएसपी को डिसाइड करता है गन्ने की को। इसके अलावा जो 22 हैं उनका जो एमएसपी डिसाइड करती है वो सीएसीपी डिसाइड करती है। तो कौन कौन सी फसलें हैं वो मैं आपको बता दूं। कुछ अनाज हैं, 7 यहाँ पे 7 प्रकार के अनाज है, जैसे गेहूं, धान, बाजरा, मक्का, जौ, जई, और ये सब जो फसलें हैं, ये जो अनाज हैं वो सभी इन पे एमएसपी मिलती है। उसके बाद कुछ दालें भी हैं। दालें कितनी, 5 दालें हैं। कौन कौन सी, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर और चना, इन सभी पर भी इतनी फसल है, इन पे भी एमएसपी मिलती है। उसके अलावा तिलहने, कुछ जो तेल वाले हैं जैसे मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सीसम और सूरजमुखी, इन पर भी मिलता है। और जो व्यापारिक फसलें हैं जैसे गन्ना, तो मैंने बता दिया कि गन्ना आयोग उसकी एमएसपी डिसाइड करता है। उसके बाद गरी, जूट और कपास। ठीक है, तो इन सभी जितनी भी जो फसलें हैं जो आपको दिख रही हैं इनमें, इन सभी पे एमएसपी मिलती है। इसीलिए जो एमएसपी का जो फायदा है वो लगभग सभी किसान नहीं उठा पाते हैं, कुछ ही किसान इसका फायदा उठा पाते हैं। ठीक है, तो एमएसपी कुछ नहीं है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो